डिस्चार्ज, हाई विजाइनल स्वैब वाला जो हम बात करते हैं, विजाइनल डिस्चार्ज डज नॉट रियली मीन कि वो सर्विक्स की सी सर्विक्स है। उससे पहले तो वजाइनल डिस्चार्ज के और बहुत सारे कॉजेज, लोअर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले कॉजेज आते हैं। उसके बाद इफ द डिस्चार्ज इज कमिंग, इफ यू सी डिस्चार्ज इज कमिंग थ्रू द सर्वाइकल लॉस, तो वो फिर एसटीडी की तरफ जाता है। उसके बाद कहीं जाके मे भी सर्वाइकल कॉज आ सकती है। अगर सर्वाइकल ग्रोथ है या सर्वाइकल सी सर्विक्स या CIN की तरफ आप सोच रहे हो, तो वो तो फिर आपको साथ ज्यादा उसका पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग की भी होगी हिस्ट्री। बट इफ देयर इज ओनली हिस्ट्री ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज इन अ 38-year-old लेडी, तो आप उसके अंदर पहले तो उसकी इन्फेक्शंस को रूल आउट करोगे। यू विल रूल आउट वेदर इट्स अ पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज और फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज। If it is a pathological discharge, then what type of a discharge exactly is it? वही उसके color, amount, उसकी consistency, smell और इचिंग, एसोसिएटेड इचिंग के साथ अगर उसने प्रेजेंट किया तो वो आप उसको उससे हिस्ट्री में पूछोगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है, वरना वो पैथोलॉजिकल है। देन व्हेन यू विल एग्जामिन हर, वी नॉर्मली टेक अ सैंपल ऑफ हाई वजाइनल स्वैब। अगर बेडसाइड डायग्नोसिस बनाना है तो यू कैन पुट इट ऑन अ स्लाइड एंड देन सी अंडर द माइक्रोस्कोप एज वेल। उसमें आपको हाइफी नजर आ जाएंगे फंगाई के केस में, या फिर आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर तो इवन अगर आप KOH भी डालोगे तो आपको फिश लाइक स्मेल आ जाएगी। सो बेड साइड डायग्नोसिस तो वैसे ही बन जाता है। And if you see that the discharge is coming from the cervical os, then it is more of an STD. फिर STD में तो फिर आप rectal anal swab भी लेते हो, उसका pharyngeal swab भी लेते हो, oral swab भी लेते हो, और फिर वो तो और ही चीज हो जाती है, उसमें तो डायग्नोसिस और वाइवा और ही हो जाता है। I don't know what is cervicitis. Why are you saying cervicitis again? टॉप पे आप cervicitis रखोगे तो वाइवा जाएगा किधर? cervicitis क्या होता है? It's not like that. देखो अगर edematous सी cervix है तो yes, that is mainly because of the chronic vaginal discharge also. जब कोई किसी चीज से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज है, उसके ग्लैंड्स हाइपरट्रोफी हो जाते हैं, मे बी vaginal walls, जिससे हम कहते हैं फ्लशिंग ऑफ vaginal walls। जब बहुत ज्यादा chronic वजाइनल डिस्चार्ज होता है पेशेंट को, तो उसकी ओवरग्रोन ग्लैंड्स हो जाते हैं उस एरिया के, जिसकी वजह से वो एडिमेटस या वो फ्लशिंग की फॉर्म में नजर आता है। सो आप एक आम वजाइनल डिस्चार्ज को कहाँ से कहाँ क्यों लेके जा रहे हो? इंस्टेड के अगर CA वाला पेशेंट है तो उसमें तो ज्यादा हिस्ट्री पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग की हो सकती है। हाउएवर यू विल टेक द हाई vaginal swab, you will do the pap smear, and then pap smear then further will lead you to the diagnosis of CIN या फिर CA cervix। तो मैम वो फिर हम एग्जाम में पेप्सी में ले सकते हैं वजाइनल डिस्चार्ज में? नहीं नहीं, पैप स्मेयर आपने एग्जाम में हर दफा लेना है, चाहे कुछ भी हो। एक तो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, दूसरा अगर आपके डिस्चार्ज है भी तो डज नॉट मीन कि आप नहीं लोगे, आप लोगे, क्योंकि मेलिग्नेंट सेल्स तो आपको इन्फ्लेमेशन में भी नजर आ जाएंगे, राइट? एंड देन सो यू विल नॉट मिस टेकिंग पैप स्मेयर, ऑल्दो उसकी फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट जरूर हो सकती है, लेकिन अगर उसमें मेलिग्नेंट सेल्स होंगे तो वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस में भी नजर आएंगे। इवन ब्लीडिंग वाला पेशेंट है, ब्लीडिंग में आप पैप स्मेयर लोगे तो अगर सेलाइन का ड्रॉप लगाओ ब्लड साइड पे हो जाएगा तो भी मेलिग्नेंट सेल्स नजर आ सकते हैं। थर्डली फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, क्योंकि एग्जाम में पैप स्मेयर के मार्क्स है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, यू वेलकम। चलो आज सुनीता का हमने केस लेना है, सो विल स्टार्ट ऑफ विद द केस, फिर बाकी क्वेश्चंस बाद में। जी डॉक्टर सुनीता। मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, लेट्स स्टार्ट। Okay, ma'am. My patient Rabia, wife of Mr. Danish, she is 39-year-old, received formal education and resident of New Karachi, and she is married for 7 years. First and non-consanguineous marriage of both partners. She is nulliparous. Her last menstrual period was 6 November 2021, having history of laparotomy 5 years back. Admitted through outpatient department today with complaint of lower abdomen pain since 2 years and perception of mass in 6 months and concern for the fertility. According to patient, she had a history of laparotomy, emergency laparotomy 5 years back due to the severe lower abdomen pain and with mass. And during this laparotomy, according to patient, her mass along with one tube was removed. Histopathology was sent, which was the benign in condition. After that laparotomy, her recovery was smooth. Further,
Further, patient now again patient is complaining of lower abdominal pain since 2 years, which is gradual in onset, mild to moderate in intensity, dull in nature, and localized to the more into the lower abdomen. It is not radiating, aggravating by doing household work, and increase more during the menstrual period, relieved by taking tablet Keflon. This lower abdomen pain is associated with perception of mass in 6 months, which is initially small in size and gradually increase, localized to the abdomen, which is tender. This mass is tender, associated with pressure symptoms such as increased frequency and dragging sensation, but no other urinary symptoms, and no any complaint of no difficulty in passing stool, and no epigastric pain or blotting sensation, no swelling of feet and varicose vein, having Kakezi features such as weight loss, loss of appetite, but no metastatic features such as headache and upper quadrant pain, and bleeding from mouth, nose, or any other orifices. My patient having regular menses. She used to bleed 7 days after every 28 days. History of dysmenorrhea, which is start before the starting the menses and aggravate during the menstrual period, remain for 3 days. And she is also complaining of dyspareunia, which is deep dyspareunia, and remain 1 to 2 hours and relieve spontaneously. My patient is nulliparous, a history of ovulation induction 2 times, and also she received OCPs 2 times. And according to patient, there is no history of breast, ovarian, and colorectal carcinoma, endometrial carcinoma in her and her family. She have no history of vaginal discharge or chronic cough and the night sweats and night sweats. And my patient giving me no history of increased weight gain, acne, historism, no heat and cold intolerance, and no history of headache and nipple discharge. My patient living with husband since her marriage, and her coital frequency is, initially was normal, but now is decreased due to this lower abdomen pain. Her husband is 40-year-old and non-addicted, not smoker, and he is working in the medical right company, having no diabetes, hypertension, or chronic renal disease or urethral discharge, no history of surgery of inguinal region. He is living active life, not on any medication. Regarding her infertility workup, she received 2 time ovulation induction, but which was failed, and her hormonal profile was done, and the second day of menses, which was the normal, and semen analysis was done, which was the normal. Most probably, according to patient, due to this previously also having this mass, the cause of infertility for this patient is the mass of this. And my patient, due to this lower abdomen pain and mass in abdomen, she came into the local clinic where ultrasound was done and found to be mass. They referred to the tertiary care hospital for further workup and management. My patient came into the hospital. Here a complete examination was done and advised CT scan and further admission into the hospital. My patient don't know about the severity of disease, and this plan of management is discussed with my patient in the form of surgery. My patient want to conserve her infertility. Regarding her gynecological history, she is I have already mentioned about the menstrual cycle. Her age of menarche is 13 years, and no history of intermenstrual bleeding, postcoital bleeding, pap smear done into the hospital. Regarding her obstetric history, she is nulliparous. Regarding her personal history, she is non-adductor, not smoker, and sleep is disturbed, and bowel habits are normal. And regarding her medical history, she have history of pneumonia 15 year back, for which she was admitted 7 days into the hospital, and history of 4 PCV transfused during this hospital stay. Regarding her surgical history, I have already mentioned she have history of emergency laparotomy 5 year back, which her one tube was removed, and mass was also removed.
According to regarding family history, she have history of niece having the tuberculosis, which was treated, and her niece is living with her, and no family history of breast, ovarian, or colorectal or endometrial cancer. Regarding her socio-economic history, she is living in rented house. Husband is working and earning 25,000 per month. Her basic life necessity are fulfilled with difficulty. On examination, my patient is sitting comfortably on bed, well oriented to time, place, and person, with body mass index of 26 kilogram per meter square, and her vitals, her blood pressure is 120 by 80 millimeter of mercury, pulse 88 beats per minute, and temperature is 98 degree Fahrenheit, and respiratory rate is 16 breaths per minute. And she is not pale, jaundice, coloring, polynychia not seen, and oral hygiene was satisfactory. Thyroid was not enlarged, SSC lymph node not palpable. Pedal edema was not present. On chest examination, both breasts are bilateral symmetrical, no mass or tenderness present in any quadrant, and the nipple discharge was not present. On respiratory examination, bilateral vesicular breathing and equal air entry. On cardiovascular examination, first and second heart sound are audible with no added sound. On abdominal examination, abdomen is protuberant in the lower side and umbilicus was centrally placed, moving with respiration. There is healed phalangeal scar was present, and a mass about 18 into 22 centimeter palpable into hypogastrium and the half left and right iliac fossa, which is mass is tender and smooth, standard with a well-defined margin, smooth surface, lower limit is not reachable, and restricted mobility side to side, firm to cystic in consistency. And overlying skin is normal. On local examination, normal hair distribution, vulva was normal with normal hair distribution. Sterile speculum was not allowed patient due to the severe pain. And on bimanual examination, her cervix was nulliparous and shifted to the right, and the filling of the same mass and left fullness in the left fornices. ठीक है, गुड, नॉट बैड. सो आपकी हिस्ट्री हो गया खत्म, है ना सुनीता? एनीथिंग एल्स? नो मैम, बस वो एग्जामिनेशन जैसे हमारे कंसल्टेंट ने किया था, हमें अलो नहीं किया था क्योंकि पेशेंट बहुत टेंडर थी ना, इस वजह से लेकिन एक ही एग्जाम में तो करना एग्जामिनेशन हो गई. स्पेकुलम, ठीक है? पेशेंट की जी जी काउंसलिंग ऐसे जी करनी है कि मिस ना हो, क्योंकि उसके जी अलग मार्क्स होते हैं. एक चीज. अच्छा, जी दूसरा, पहले हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. आपकी जी जी हिस्ट्री अच्छी थी, बुरी नहीं थी. इट वाज गुड. स्पीच इज गुड, आप क्लैरिटी के साथ बोलते हैं, और स्पीड भी आपकी अच्छी है. एक्चुअली इट वाज नॉट वेरी बैड, वो सारा ठीक है. बट बिकॉज जो टाइम मैंने आपका रखा है, आपने तकरीबन 8 मिनट्स में ही पूरा किया है. इससे ज़्यादा जल्दी करते तो वो फिर आपकी हिस्ट्री इस तरह से पूरी ना होती या रजिस्टर ना होती. अच्छी बात ये थी कि आप रजिस्टर कराते हो बातों को. थोड़ी सी करेक्शंस हैं इसमें, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट करेक्शंस हैं. देखो, आपकी पेशेंट है 39 ईयर्स की, एंड शी इज़ मैरिड फॉर 7 ईयर्स. शी इज़ नलीपैरस. ये जी बहुत ही बड़ा, उसका पहला मसला तो मैथ से भी पहला मसला ये हो गया उसकी सब फर्टिलिटी का. जी तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम बात करें तो इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट डज नॉट रियली स्टार्ट कि शी हैड लेप्रोटमी 5 years बैक एंड देन नाउ मास हीलिंग ऑफ मास फॉर लास्ट 6 months. बल्कि इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगी अनएबल टू कंसीव फॉर 7 years. बाकी इसके नीचे जो मर्जी, ठीक है ना? तो जब मैम, हमने हमें जैसे इसी वजह से हमें जो इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं जो बेसिकली मैथ्स के साथ अभी प्रेजेंट किए होते हैं, तो उसी की हमें इनफर्टिलिटी की इसीलिए परेशान कर रही होती है, क्योंकि करंट इश्यू तो पेशेंट का मैथ्स है ना, तो अब इनफर्टिलिटी देखो, को मैं बताती हूँ. फर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी के साथ दो तरह के पेशेंट्स प्रेजेंट करेंगे. एक वो जिनको एसोसिएटेड कोई और भी मसला होगा, जैसे कि मैस, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, या कि हस्बैंड सीमन एनालिसिस में मसला, एटसेट्रा एटसेट्रा, या नॉन ट्यूबल ब्लॉकेड. ठीक है, ये वाले पेशेंट्स होंगे. दूसरी तरह के पेशेंट्स होंगे जिनके अंदर कोई भी मसला नहीं होगा, उनके पीरियड्स भी रेगुलर होंगे, उनका कोई पहले सर्जरी नहीं हुई होगी. यहाँ तक कि उसकी लेटर ऑन जब आप इन्वेस्टिगेशंस डिस्कस करोगे एग्जामिनर के साथ, तो वो भी सारी अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी की तरफ जाएंगी. हमारे मुल्क में क्या, सारी दुनिया में, ये एग्जाम में भी अनएक्सप्लेन्ड ही ज़्यादा आता है, जो कि एक मुश्किल केस होता है सब फर्टिलिटी का. अगर कोई पेशेंट सब फर्टिलिटी के साथ कॉज के साथ प्रेजेंट करती है, जैसा कि मैस
या फिर ट्यूबल ब्लॉकेड या फिर कुछ ऐसी चीज, तो वो तो फिर एक तरह से एक तो इजियर केस होता है क्योंकि उसके अंदर कॉज ऑफ सब फर्टिलिटी हमारे सामने होती है, ना सिर्फ एग्जाम में आसान होता है बल्कि प्रैक्टिकली भी ट्रीट करना आसान होता है। अनएक्सप्लेन्ड तो ट्रीट करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उसके अंदर कंसेप्शन मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी कोई वजह ही नहीं, हमें कोई वजह मिले तो हम उसको ट्रीट कर दें तो फर्टिलिटी सॉल्व हो सकती है ना, जब वजह ही नहीं कोई मिलेगी तो ट्रीट क्या करेंगे। दैट्स व्हाई अनएक्सप्लेन्ड सबफर्टिलिटी को अच्छा नहीं इतना समझा जाता। However, if you know a cause for subfertility, then you can treat it easily. So if a patient presents with some cause with subfertility, like mass with subfertility, endometriosis or tubal blockage etc., तो उसके अंदर फिर आपका वो हो जाएगा, वो उसके अंदर तो फिर आप उस हिस्ट्री को स्टार्ट करोगे विद द सबफर्टिलिटी एंड देन विद द एसोसिएटेड प्रॉब्लम। जिस तरह हम एक अनएक्सप्लेन में भी स्टार्ट करते हैं सबफर्टिलिटी की पूरी हिस्ट्री, और उसके अंदर फिर हम कवर करते जाते हैं फीमेल की कॉज और फिर मेल की कॉज। इसके अंदर जब हमें कॉज पता है तो हमने सबफर्टिलिटी की हिस्ट्री से तो शुरू करना है कि शी इज अनेबल टू कंसीव फॉर 7 years, लेकिन उसके बाद आपने ये भी बोलना है कि फर्स्ट मैरिज ऑफ द कपल है, उनका कोइटल प्रॉब्लम पहले नहीं थी, अब है बिकॉज ऑफ द मास एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसकी आपने, because now we know that she had a laparotomy and had one tube removed at that time, and then now she is having a mass, तो पहले हमने उसकी laparotomy को elaborate करना है जैसे आपने किया, और पूरे mass को elaborate करना है with the DD, and then later on आपने उसके husband की और फिर सारी patient की अपनी head to toe सारी causes rule out कर देनी है। But और सबसे बड़ी बात ये कि now she is 39, आगे टाइम उसके पास कितना रह गया। ऑब्वियसली ये ना सिर्फ मरीज का बल्कि हमारा भी उतना ही कंसर्न है, क्योंकि पेशेंट जो है वो उसकी एज भी तो निकलती जा रही है ना इस वजह से, तो ये आपने ज़रूर कर लेना है। देन तो आपका सीक्वेंस ऑफ हिस्ट्री इन सच केस जिसके अंदर आपको कॉज भी मालूम हो रही है, जैसा कि यू नो दैट द कॉज इज हैविंग अ मास एंड देन प्रीवियस लेप्रोटमी, तो उसके अंदर आपने उसी तरह एम्फसाइज करना है। देन छोटी छोटी बातें, जैसे आपने आगे जाके पास मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री में मेंशन किया है कि पेशेंट को निमोनिया था जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल स्टे में रही, और इमीडिएटली देन यू सेड दैट शी हैड 4 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। ये कोरिलेट नहीं हुआ कि निमोनिया में 4 ब्लड कैसे लग गए, समझ नहीं आया। सीवियर मतलब एनीमिया की हिस्ट्री शायद थी तो इस वजह से उसको, मुझे ये लगा कि शायद आपने निमोनिया की बात अलग की है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात अलग मतलब की है, वो उसका कहते उससे ताल्लुक नहीं है। मुझे निमोनिया हो गया था और मैं आईसीयू में एडमिट थी और मुझे 4 ब्लड उस वक्त लगे थे, पेशेंट की ये वर्ड थी, तो शायद अच्छा, कुछ भी बहरहाल ये एनीमिया हो। काफी सिग्निफिकेंट बात जी है कि क्या हो गया उस टाइम पे, ब्लड क्यों लग गए 4 ऊपर से। अच्छा, एक ये चीज, उसके अलावा ये कि जो बायोडेटा है वो थोड़ा सा आपका ना मुझे इनकम्प्लीट सा लगा। आपने अच्छा पेशेंट का नाम, हस्बैंड का नाम, मैरिड फॉर पैरिटी एलएमपी तो बोल दी, एड्रेस को आपने सही तरह एक्सप्लेन ही नहीं किया कि आपने कहा शी लिव्स इन न्यू कराची। जी दिस इज नॉट नो एड्रेस। मैंने अपनी बाकी क्लासेस में भी मतलब कहा है कि हमारे लिए तो एड्रेस इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि व्हाट इफ लेटर ऑन इस मैस की बायोप्सी फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता मैलिग्नेंट निकल आए और मरीज आए ना उसे लेने, तो हमारे पास कोई तो हो ना एड्रेस हो उसका प्रॉपर, कि वी कैन फॉलो हर और वी कैन मेल टू दैट एड्रेस, या हम उस तक पहुंच तो सकें कि उसे बता तो सकें कि आपकी ये बायोप्सी की रिपोर्ट आई है। तो हर एड्रेस हैज टू बी कंप्लीट स्टार्टिंग फ्रॉम द हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि देन यू शुड बेटर मेंशन ब्लड ग्रुप इन द इन योर यस दिस इन योर बायोडेटा आल्सो। दीज आर लिटिल थिंग्स जो कि अगर आप बायोडेटा में पूरी कर लो ना तो वो बेहतर हो जाता है। एंड देन यस, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इज अ पासिंग और फेलिंग थिंग। तो जब आपकी पेशेंट मैरिड फॉर 7 years है, नली पेरिस है, 39 years की हो गई है, टाइम आपके पास है नहीं, तो फर्स्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इज डेफिनेटली दैट शी इज अनेबल टू कंसीव फॉर 7 years, देन व्हाटएवर लेप्रोटमी एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, वो आपने सारा कुछ कर दिया। लेप्रोटमी में भी आपने कोई मुझे बहुत मजे की बात मतलब ठीक है, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया अबाउट एवरीथिंग। इट वुड हैव बीन बेटर अगर आप लेप्रोटमी में इस हद तक की बातें भी करते एग्जैक्टली कि इफ शी नोज एग्जैक्टली कि उसका मिड लाइन था या फेनेंस्टील इंसिजन था एग्जामिनेशन से पहले यहाँ पर ही, एंड देन व्हाई वाज द ट्यूब रिमूव्ड। पेशेंट को वो बताया जाता है कि ट्यूब में हाइड्रोसैल्पिंग्स था, या वो कहते हैं जिसे इन्फेक्शन वाला पानी था, एटसेट्रा एटसेट्रा। उस टाइम पे ट्यूबल रिमूवल क्यों हुआ, वो मैथ्स का एग्जैक्ट मैम नेचर। एक्चुअली पेशेंट जिस अपनी हिस्ट्री में ये बता रही है कि मैस था और ट्यूब, लेकिन मैंने कि उसके हिस्टोपैथोलॉजी देख ली थी कि उसमें पता चला कि ओवरी भी रिमूव हुई है, लेकिन पेशेंट जो मेंशन करी है
वो ट्यूब का जस्ट मेंशन करी अपनी हिस्ट्री में कि मेरी ट्यूब निकली है। ओह गॉड, ठीक है। यस, और जो हम अगर, क्योंकि पेशेंट की हिस्ट्री, हम तो पेशेंट की लैंग्वेज बोलेंगे ना जो है, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने तो बहुत अच्छा किया। हाँ, वरना तो उसकी जो हिस्टोपैथोलॉजी मैंने देखी हुई थी उसमें तो ये भी लिखा हुआ था कि भाई उसकी टॉर्शन की वजह से इमरजेंसी लेप्रोटमी हुई है और उसमें एक ओवरी भी उसकी निकल चुकी है ड्यू टू विद सिस्ट। ठीक है, ठीक है, चलो अगर वो हो सकता है तो आप क्योंकि कर तो हमें तो मेंशन कि पेशेंट को नेचर ऑफ मैस नहीं पता था कि क्या हम्म, मैस वो पिछला था चलो मेरा। फिर हिस्ट्री में यही बोल दो कि शी डजंट नो फर्दर डिटेल्स या कुछ, लेकिन बिकॉज उसमें ये अच्छा, भी कंसर्न भी आपने शो करना है कि भाई ट्यूब क्यों निकल गई, व्हाई शी सेइंग कि उसके साथ ट्यूब निकली। उसकी पॉसिबल कॉजेज आप जरूर पूछ सकते हो कि वो ट्यूब में पानी था या उसमें टॉर्जन हुई हुई थी या क्या हुआ था। अगर वो नहीं बता सकती तो इट्स बेटर कि आप हिस्ट्री में उस स्टेटमेंट के साथ बोल दो कि शी डजंट नो फर्दर डिटेल्स that why tube was removed या further details ओके, of the nature of mass या details of the surgical notes, इस तरह का की बात आप कर यस, सकते हो। ठीक है, ओके, उसके बाद आपकी अदरवाइज हिस्ट्री रिगार्डिंग मैथ्स वाज गुड, वो आपने ठीक सारा दिया। और कुछ बातें आपने रिपीट भी कर दी, जैसे शुरू में आप बीच में ही आपने कह दिया था नो हिस्ट्री ऑफ सीए इन फैमिली, फिर आपने फैमिली हिस्ट्री में भी रिपीट कर दिया। रेपिटेशंस कोई बहुत यस। अच्छी इतनी समझी नहीं जाती क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर देती है। आपके पास सिर्फ 8 मिनट्स होते हैं ये अच्छा, सारी बात करने हमें बस मैथ्स में जैसे हम ओवेरियन कॉज हमें रूल आउट करना होता है कि खास तौर पे जैसे ओवुलेशन इंडक्शन की किसी की हिस्ट्री हो, सीओसीपी की हो, तो हम मतलब इस तरह से एचओपीआई में मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने मैथ्स के बाद फिर यही बताया कि इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल सही देखो, हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन अब वो आपने तब बताना है इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस इज एन ओवेरियन मास। If you are not expecting that this is an ovarian mass, maybe from your examination or from your history, then there is no need to elaborate much risks for C ovary. आपका जो हिस्ट्री है ना वो आपके नंबर 1 डीडी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। आपने जो हिस्ट्री एग्जामिनेशन मुझे बताया इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स द फाइब्रॉइड, ठीक है ना? मतलब यस, आपने जिस लेकिन मैम लेफ्ट साइड फुलनेस भी हमें मिली थी जो वो उस पे मैं बात करने वाली हूँ, उस पे मैं जी, बात करने वाली हूँ। तो जब आपने वो बताया तो यू हैव टू बी अ बिट क्लियर। हाउएवर ओवेरियन मास विद फाइब्रॉइड भी हो सकता है, एडिनोमाइसिस विद ओवेरियन सिस्ट भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो अब जब आपने एग्जामिनेशन की बात की, यू सेड देयर वाज स्पेसिफिकली फुलनेस इन द लेफ्ट फॉरनेक्स, तो फुलनेस कह के रुक क्यों गए? आपने एग्जामिनेशन, बाकी सारा एग्जामिनेशन अच्छा था, मैंने इसलिए डायरेक्टली उसी बात पे आ गई हूँ क्योंकि आपका जी, बाकी एग्जामिनेशन ठीक था। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वाज गुड एक्सेप्ट कि आपने साइन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन की बात नहीं की थी। अदर देन दैट आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वाज गुड। लेकिन आपका आपने पेल्विक एग्जामिनेशन के अंदर एक तो वही सारी एब्डोमिनल फाइंडिंग्स रिपीट करनी है, यानी कि मास का नेचर और वो सारा कुछ दोबारा बताना है। और दूसरा आपने सॉरी फॉर्निक्स के अंदर अगर फुलनेस की बात फुलनेस, की है तो उसको आगे से बताओ ना कि वेदर इट्स फ्लूइड या फिर इट्स द सेम mass which was felt in the abdomen या it was a separate mass. You have to mention that. फुलनेस ऐसी फुलनेस तो नहीं होती ना, फुलनेस की कोई वजह होती है, फुलनेस इज जी, आइदर बिकॉज ऑफ क्योंकि जब इतना 18 वीक्स है मैथ्स है तो वही मतलब फुलनेस उसी की होगी, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसे बताना चाहिए कि फीलिंग ऑफ फुलनेस जी ऑफ द सेम मास, फुलनेस बिकॉज ऑफ द सेम mass which was in the सेम मास। hypogastrium extending laterally. या ओके, फिर आप कह सकते हो कि इट्स अ सेपरेट mass which is felt in the ovary which seems to be separate from the middle mass, जो कि अप्रोक्सीमेटली इतने सेंटीमीटर्स लग रहा है एंड इट्स मोबाइल और नॉट मोबाइल। या फिर आपको उसका जो भी कंसिस्टेंसी शेप साइज लग रहा है वो सारा आपने बताना है। या फिर ओके, आपने फ्लूइड पे बात करनी है कि दैट्स बिकॉज ऑफ द फ्लूइड और नो फ्लूइड, क्योंकि आपने ऊपर देखा नो साइंस ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन, तो फ्लूइड तो है नहीं। तो या तो ये कोई सेपरेट मैस है या फिर ये वही वाला मैस है। तो vaginal examination is very very important. Actually, in our field, abdominal is very important, but while vaginal examination is something which is even more important than the abdominal examination. So जब आप vaginal examination actually आप खुद भी नोट करते होगे कि vaginal examination में आपका diagnosis भी बन जाता है, आपको मोड ऑफ सर्जरी का भी पता चल जाता है, आपको साइट ऑफ इंसिजन का भी अंदाजा हो जाता है when you do bimanual. That's why we do bimanual before our surgery under anesthesia as well. ठीक है ना? तो यस, जब आप इसमें बायमैनुअल करोगे आपने एक एक चीज एक्सप्लेन करनी है अगेन अबाउट द सेम मैस जो कि आप एब्डोमिनली बता चुके हो, उसका साइड साइज शेप सरफेस बॉर्डर ओवरलाइंग स्किन और वो सारा कुछ, राइट, मोबिलिटी कंसिस्टेंसी। और इसी तरह आपने लैटरल फॉर्निसेस में भी फॉर्निक्स फुलनेस होगी अदर बिकॉज ऑफ द फ्लूइड और
Mass can be the same middle mass which is extending laterally, or it can be a separate mass in the ovary. Whatever is it, you have to explain it again. और मैम जैसे इसकी लेप्रोटमी की हिस्ट्री थी तो वो सही है, पहले हम लेप्रोटमी की बताएं या पास हिस्ट्री में बिल्कुल, दैट वाज सर्जरी वेरी सही? गुड। उस लिहाज जी से आपका थ्रू मैथ्स की हिस्ट्री बताने से पहले लेप्रोटमी का जिक्र करना बहुत अच्छा स्टार्ट था, क्योंकि इट मेक्स अ लिंक ना, इस जी दैट लेप्रोटमी इज डेफिनेटली लिंक्ड विद द मैथ्स। सो वो तो आपने ठीक किया, लेकिन आपका जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसमें सबसे पहले अनएबल टू कंसीव होना चाहिए था, बिकॉज इट्स अ ओके केस ऑफ सबफर्टिलिटी विद द कॉज। ठीक है, जी दैट्स व्हाई। ओके मैम, थैंक यू मैम। You're welcome। चलो अब इन्वेस्टिगेशंस, किसी ने कोई क्वेश्चन करना तो जरूर प्लीज आप पूछें हिस्ट्री में से। मैम मैं क्वेश्चन पूछूं? जी प्लीज। मैम अगर इसी तरह की पेशेंट जैसे 39 इयर्स ओल्ड विद मास और सबफर्टिलिटी, लेकिन मैम शी नाउ प्रेजेंटेड विद ऑब्वियसली विद द मास, विद द कंप्लेन ऑफ मास, एंड शी हैड एन एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड लाइक 2 years बैक। तो मैम अभी उसको कंसर्न्स लाइक शी इज मोर वरीड अबाउट द मास, और वो जब पूछने पे आपको बच्चा चाहिए तो वो बोलती है कि यस बच्चा किसे नहीं चाहिए होता, बट शी मेनली प्रेजेंटेड विद द मास। तो इस सिचुएशन में भी हम सबफर्टिलिटी को पहले रखेंगे या मास को ही रखेंगे? इसलिए यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी बिग कंफ्यूजन व्हिच इज आल्सो देयर अमंग द कैंडिडेट्स। मैं बताती हूँ। देखो, दो तरह के पेशेंट्स हैं। एक तो वो है जो कि बिल्कुल ही सब फर्टिलिटी को छोड़ चुके हैं। पेशेंट आके कहती है कि डोंट टॉक टू मी अबाउट माय फर्टिलिटी और अबाउट एनी चिल्ड्रन एटसेट्रा, जस्ट ट्रीट मी। वो एक अलग केस है। लेकिन एक पेशेंट ऐसी होती है जो कहती है कि मेरा मैथ्स का प्रॉब्लम तो है, बट लेटर ऑन व्हेन यू आस्क कि यू आर नली पैरस, एक्चुअली नली पैरस बेशक एडॉप्शन हो गई, बट व्हाट डू यू थिंक, डू यू वांट to talk about your fertility or not? And she says that why not, but first treat my mass, right? ये दोनों बिल्कुल दो तरह के डिफरेंट पेशेंट्स हैं। जो तो पेशेंट को बिल्कुल फर्टिलिटी कंसर्न नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट और होगी। मे बी शी वुड नीड अ हिस्टेरेक्टमी लेटर ऑन, उसमें हम हिस्टेरेक्टमी की ऑप्शन भी रख सकेंगे। बट हियर इफ शी इज हैविंग a mass but in her mind there is a wish that she wants to conceive also, तो उसकी सर्जरी का तरीका ही अलग होगा, क्योंकि उसके अंदर हमने उसकी ट्यूबल पेटेंसी भी मेंटेन करनी है, मे बी चेक भी करनी है, उसकी यूट्रस को पूरी तरह तैयार करना है। शी इज 39, मे बी वी वांट टू प्रिपेयर हर फॉर IVF later on, maybe we want to know her ovarian reserves as well. So a patient who is having a wish maybe at the back of her mind about getting pregnant one day is a case of subfertility। ठीक है ना, उसकी उसमें ये नहीं पेशेंट कह रही है कि मैं मेरा मैस ट्रीट करो, बट मुझे बच्चा भी चाहिए हो सकता है लेटर ऑन। तो व्हेन शी इज हियर, शी इज विद मैस इन द यूट्रस एंड वी नीड टू ट्रीट हर एंड शी इज ऑलरेडी 39, तो हम उसका इन्वेस्टिगेशंस के अंदर उसका ओवेरियन रिजर्व, उसके ट्यूबल पेटेंसी अगर कभी उसने चेक कराई है या नहीं कराई वो भी पूछेंगे। अब तक के उसके हस्बैंड का क्या हुआ है वो भी इसलिए पूछेंगे क्योंकि उसके हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस से पता चलेगा कि वो डायरेक्टली IVF की कैंडिडेट है या नहीं, क्योंकि हमने सर्जरी उस लिहाज से करनी है। हम इस तरह के पेशेंट में हर सूरत यूट्रस को बचाएंगे ना, क्योंकि शी हैज अ विश कि उसने कंसीव करना है। लेकिन एक पेशेंट ऐसी होती हैं बिल्कुल जो कहती हैं कि हमने अडॉप्शन कर ली है, वी आर वेरी हैप्पी, अब हम हमें एज अ पेशेंट ऑफ मैस ट्रीट करें, डोंट ट्रीट अस एज अ पेशेंट विद मैस विद सबफर्टिलिटी। तो दैट इज इट। तो हमारे लिए आसानी है, फिर वी डोंट नीड टू गो इनटू द ओवेरियन रिजर्व थिंग्स, वी डोंट नीड टू गेट हर हस्बैंड सीमेन एनालिसिस डन because she's not here for fertility at all. We can even offer her a hysterectomy if she needs that. तो उसमें फिर वो परेशानी की बात नहीं होती है। ठीक है, सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स, इसलिए इनको इसी तरह ही ट्रीट करना है। ठीक है शाजिया? ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम एक पेशेंट ओपीडी में आई थी, इनफर्टिलिटी की थी विद एंडोमेट्रियोसिस, बायलेटरल ओवेरियन थे उसके और पेन के साथ थी। तो जब उसे भी मतलब अपना यूट्रस कंजर्व चाहिए था कि मेरा यूट्रस को कुछ ना हो, ओवरीज को कुछ ना हो, तो मैंने कहा आप ऐसा करें अपने हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करवा के आए पहले, तो उसके बाद हम देंगे। तो उसने कहा हस्बैंड के तो टेस्ट होते जाएंगे, पहले मेरा पेन ट्रीट करो इसका। तो अब इस चीजों में भी हम फंस जाते हैं। आई विल टेल यू, इस तरह के केस में देखो, इट्स बेटर इफ वी गेट HSA एज वेल, बट इफ हर हस्बैंड रिफ्यूजेस और पेशेंट डजंट वांट कि हस्बैंड का टेस्ट में पड़े, बट शी इज हैविंग पेन, तो इट्स बेटर टू ट्रीट हर पेन देन।
लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी पेन मेडिकली भी ट्रीट हो सकती है, तो आप उसे कह सकते हो कि इट्स बेटर टू गेट हस्बैंड सीमेन एनालिसिस डन सो दैट वी मे नो कि आपकी कंसेप्शन का क्या स्टेटस है. डेफिनेटली वी शुड गेट हस्बैंड सीमेन एनालिसिस डन, बट इफ शी रिफ्यूजेस तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. जैसे कि ये मैथ्स वाला पेशेंट है, क्योंकि अगर हस्बैंड सीमेन एनालिसिस में फॉर एग्जांपल अगर आ जाता है एजोस्पर्मिया भी आ जाता है, तो क्या हम उसकी यूट्रस निकाल देंगे? व्हाट इफ शी गेट्स मैरिड अगेन लेटर ऑन, उसकी कोई सेकंड मैरिज हो जाए, पेशेंट की फर्टिलिटी तो मेंटेन की जा सकती है ना. ठीक है, लेकिन ये है कि अगर सब फर्टिलिटी के साथ है और ये सारा मसला है, तो डेफिनेटली हस्बैंड सीमेन एनालिसिस हो जाए तो बेहतर है. लेकिन एक वो डॉक्टर पेशेंट वो बिल्कुल एज अलग है जो 42 आती क्लिनिक पे कह रही है कि मुझे फर्टिलिटी का प्रॉब्लम कोई नहीं है, डोंट टॉक टू मी अबाउट माय फर्टिलिटी, जस्ट ट्रीट माय प्रॉब्लम. तो वो अलग पेशेंट है. जी जुनैरा. डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम. मैंने कहा अगर एक पेशेंट 43 इयर्स की हो, जिस तरह अभी कल एग्जाम में आई थी पेशेंट है कि अच्छा. 43 इयर्स की पेशेंट थी, फर्टिलिटी भी डिजायर्ड थी, वो कहती थी कि मेरी आगे अगर कंसीव भी मैं कर लूँ, और 18 वीक साइज था, मैथ भी था, तो उसमें क्या उसको काउंसिल कर सकते हैं कि उसकी एज ज्यादा लग रही थी लेकिन वो बताती थी कि मैं 43 या 44 की हूँ. देखो द थिंग इज कि अगर पेशेंट अब 43 की है, मे बी शी इज 45 प्लस, आप उसका पहले तो ओवेरियन रिजर्व कराओ. अगर उसका ओवेरियन रिजर्व है एंड शी हैज अ विश टू कंसीव, तो फिर हमें उसे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. हाउएवर वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कन्विंस हर कि अब बहुत टाइम गुजर चुका है. There is no point. Adoption is maybe a better option or some other like maybe मतलब और options देख लें. But if she doesn't get convinced and her ovarian reserve is good also, तो फिर we'll have to respect her wishes. कई दफ़ा family complete होती है 45 plus पे भी patient जाके hysterectomy नहीं चाह रही होती because of the social issues, and we should respect all those issues. ठीक है. थैंक यू डॉक्टर. You're welcome. चलो अब सुनीता की मेरा ख्याल है वो कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस. किसी ने लिखा हुआ शी हैड ट्यूबरकुलोसिस. शी हरसेल्फ डिड नॉट हैव ट्यूबरकुलोसिस. उसके साथ उसकी मेरा ख्याल है नीस रह रही थी जिसको ट्यूबरकुलोसिस. तो शी मेंशन्ड हर. ये भी एक थोड़ा इंटेलिजेंट तरीका था डॉक्टर सुनीता का कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टीबी को इसलिए नहीं बात की क्योंकि उसके अलावा कोई सिम्टम था ही नहीं पेशेंट में ना टीबी का. आप मैथ्स को अगर उसके साथ रिलेट कर रहे हो तो मोर और लेस कुछ उन्होंने मेंशन कर ही दिया है कि वेट लॉस का और सारा कुछ ना. तो उससे ज़्यादा और स्पेशली इफ शी हैड अ लेप्रोटमी आल्सो फॉर मैथ्स जिसमें हिस्टोपैथोलॉजी भी आई हुई है और बिनाइन लीजन है, तो डेफिनेटली देयर आर मोर चांसेस ऑफ द रिकरेंस ऑफ दैट मैस इंस्टेड ऑफ हैविंग टीबी इन हर. बिकॉज टीबी के साथ इतना बड़ा मैस बन जाना और वो भी इतने अरसे पहले नीस को टीबी हुआ था, उस चीज़ को लेके चलना इज़ अ रेयर थिंग टू हैपन. तो इंस्टेड के एक पेशेंट की 5 साल पहले लिप्रोटमी हुई है और सल्पिंजेक्टमी हुई है और नाउ शी इज हियर विद सबफर्टिलिटी, तो इट रियली सीम्स टू बी रिकरेंस ऑफ द सेम मैस. तो ये आई वुड से कि काफ़ी इंटेलिजेंट तरीके से डॉक्टर सुनीता इस चीज़ को लेके चलिए, विच वाज राइट. साइज पे क्या कमेंट करना. और क्वेश्चन लिखा हुआ सबफर्टिलिटी से कोई नहीं, रिट्रोवर्टेड यूट्रस का सबफर्टिलिटी से कोई लिंक बनाने की ज़रूरत नहीं है. और उसके अलावा ये कि क्यों रिट्रोवर्टेड का साइज आपको बाय मैनुअल पे बिल्कुल पता चल जाएगा. ठीक है, चले सुनीता अब आप इन्वेस्टिगेशंस मांग लो. Ma'am, I need blood group with RH factor, which बी are B पॉजिटिव. positive. मैं बताऊंगी आपको Okay. इन्वेस्टिगेशन. Hemoglobin. I need a complete blood count in which I want to know the hemoglobin in gram per deciliter. 9. I want total leukocyte Normal. count, and platelet count, नॉर्मल. and I want our red cell indices. ठीक है, वो सारे रिड्यूस्ड है. Okay. And I want to know the random blood sugar of the patient, and 92. I want to urine detail report in which I want to know the biochemistry and microscopy in biochemistry, protein, ketone, and glucose, and in the microscopy, leukocytes and red blood cells. नॉर्मल. And hepatitis B surface antigen, anti-HC antibodies, and COVID PCR. शी इज HCV पॉजिटिव. Uh, I want to know the is it PCR report? I want to know the PCR report. स्क्रीनिंग. PCR is not available. Uh, and I want to know a liver function test of this patient. Normal.
And renal function test, Normal. and also the I want to know the alpha fetoprotein and CA125, LDH, and the beta HCG report. Not available. And I want to know the abdominopelvic ultrasound. We'll discuss. And as my patient has said, the CT scan have been done. I want to know about the CT scan report. Okay, we'll discuss. What do you want to see in abdominal ultrasound? I want to know the abdominopelvic ultrasound. I want to know the uterine size and its endometrial myometrial junction, any mass or fluid present into the uterus, endometrial thickness, its regularity, and the size of the about the adnexa, and the mass, about the mass, origin of the mass. And abdomen? You said Abdomen. ultrasound I want abdomen to and know pelvis. the or about the ureter status, as mass is 18 centimeter, and so it is big mass. I want to know the ureter condition and So restrictive you want the mobility. whole abdominal ultrasound to see the ureter condition? Yes. अच्छा ठीक है. What else do you want? CT scan report. अच्छा, what else? And ECG, chest X-ray. और Anti-mullerian hormone. और Semen analysis report. और Oh man, that's it. ठीक है. किसी और ने कुछ और मांगना हो तो बता दे. अच्छा, 2-3 चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई इन्वेस्टिगेशंस में काफी. HB मैंने दी 9, आपने RBC इंडिसेस मांगे. ओके, आपको साथ ही मांग लेना चाहिए था. पेरिफेरल स्मेयर नहीं मांगा आपने, सो वो ठीक नहीं हुआ. सीरम फेरेटिन भी मांग लेते. अच्छा, उसके बाद पेशेंट ने 4 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कही है. पता नहीं से थैलेसीमिया ही ना हो तो इट्स बेटर इवन कि अगर आप वो भी रूल आउट कर लो. चलो, अगर आपको RBC इंडिसेस पे शक नहीं हुआ, आपने नहीं मांगा. एनीवेज, उसके अलावा जब मैंने HCV पॉजिटिव दिया, इट वाज वेरी इंटेलिजेंट टू आस्क फॉर LFTs. But then when you ask about ultrasound abdomen and pelvis, you do not need to see spleen to see the ureters, do you? आपने कहा कि मुझे सिर्फ यूरेटस का स्टेटस देखना है, लेकिन मुझे पूरा अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन चाहिए. पूरे अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन में तो स्प्लीन भी देखी जाती है, उसमें तो और पता नहीं क्या क्या. 1 घंटा ही लग जाता है. अगर कोई ऑनेस्ट अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट बैठा हो तो पहले एक तरफ करवट दिला के एक किडनी, दूसरी तरफ करवट दिला के दूसरी किडनी, और बिठा के पता नहीं पेनक्रियाज, लिटा के लिवर, तो इधर करके स्प्लीन, और क्या करते हैं वो, पता नहीं क्या क्या देखते हैं एब्डोमेन के अंदर. पीछे इतनी लंबी लाइन लगी होती है अल्ट्रासाउंड में. सो दिस वाज अ वेरी बिग ब्लंडर. यू डोंट नो एग्जैक्टली कि अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन क्या है. आप इंस्टेड अगर कह देते कि HCV पॉजिटिव है, लिवर स्टेट है, है. लेकिन वो भी क्यों देखना जब LFTs नॉर्मल है. लिवर क्या खराब, अच्छा चलो लिवर खराब नजर आ गया, लेकिन LFTs नॉर्मल है, हमें क्या खराब, हमने अपनी फील्ड में रहना. यूरेटर्स देखना अल्ट्रासाउंड पे इज नॉट अ गुड आइडिया. अगर आप सर्जरी के लिए देखना चाह रहे हो यूरेटर्स, तो आप तो फिर स्टेंटिंग कराओ. अल्ट्रासाउंड पे क्या देखना चाह रहे हो? हाइड्रोनेफ्रोसिस मैम, देखना अगर चाह रहे हो? हाइड्रोनेफ्रोसिस आएगा तो फिर आपको हम क्या, स्टेंडिंग कराएंगे, क्योंकि पेशेंट को वैसे कंप्लेन नहीं है इतने फ्रीक्वेंसी के तो फिर अलावा क्यों और इंटेंशनों कुछ. में पढ़ने की जरूरत है? फिर देन व्हाई डिड यू मैम, आस्क फॉर रेस्ट्रिक्टेड RFTs? मोबिलिटी है अगर पेशेंट की, और मतलब मैथ की इट इज रेस्ट्रिक्टेड मैथ, एंड चलो ठीक है, हैविंग हिस्ट्री चलो ऑफ फिर प्रीवियस KU भी कर सर्जरी. दो, फिर आप KU भी कह दो. बट व्हाई डिड यू आस्क फॉर RFTs in her, in a 39-year-old patient? फॉर एनेस्थेसिया वर्कअप, आई वांट टू डू सर्जरी ऑफ दिस एनेस्थीसिया को तो पेशेंट. RFTs की कई दफा जरूरत ही नहीं होती. Ma'am, this is a huge mess. I want to rule out my basic health of all the, including all investigation, Why? creatinine. Then why did you not get her
her eye fundoscopy checked. Why didn't you not get her EEG brain test done? If there's a huge mass and you want the whole body profile, तो फिर तो गया काम से पेशेंट, वो तो गरीब हो जाएगा उस ह्यूज मास की इन्वेस्टिगेशंस के पीछे। हमने तो स्पेसिफाइड चीजों पे रहना ना। हमने तो देखो पेशेंट के मियाँ की 25,000 पे है, रेंट वाले हाउस में वो रह रहे हैं, घर में पता नहीं कितने लोग रह रहे हैं। So how can we get the investigations of मैम 50,000 done in her? क्या वो 2 मैम महीने if की पे एडवांस में ले लें इन इन्वेस्टिगेशंस के लिए? Ma'am, if she is in my hospital, I want to evaluate my patient wholly solely before any major Okay. surgery. You are getting Be- RFTs done in every patient who is presenting with any type of mass, and the patients who are actually patients of on dialysis and are kidney failure patients, पता ये लगता है कि सारे resources तो use हो गए हैं गायनी के mass abdomen के RFTs करने में, तो जो रीनल वाला डिपार्टमेंट है ना वो तो फिर गया काम से। लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हर मरीज में हर टेस्ट करा लो। अगर आपके हॉस्पिटल में फ्री हो रहा है तो डज नॉट मीन कि वो फ्री हो रहा है, उसका खर्चा कोई तो उठा रहा है, उसका खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है। वो फ्री नहीं हो रहा टेस्ट, वो पेशेंट को फ्री हो रहा है, लेकिन कोई तो उठा रहा है ना उसका खर्चा। Yes, फ्री होने का ये मतलब नहीं है कि हर एक में हर चीज ही कराना शुरू हो जाए। whatever you are doing in the hospital is at a cost of somebody's things, right? अगर आप अपने हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहे हो and you are using sutures which you think are free of cost are not actually free of cost, वो किसी की कॉस्ट पे तो आ रही है। whatever gloves you are using are not free of cost, वो gloves आप एक्स्ट्रा ज़ाया किए जा रहे हो, 2 पहन रहे हो 4 फेंक रहे हो, वो किसी की कॉस्ट पे ज़ाया हो रहे हैं। यू कैन नॉट गेट एवरीथिंग। अगर आप अल्ट्रासाउंड वालों का एब्डोमेन उनको स्प्लीन देखने पे लगाया हुआ है आपने इस पेशेंट की, आपने उसका उनका जो टाइम ले रहे हो वो आप कहने को तो फ्री अल्ट्रासाउंड है, लेकिन वो किसी के कॉस्ट पे ले रहे हो, आप उस पेशेंट्स की कॉस्ट पे ले रहे हो जो पीछे लाइनों में लगे हैं जिनका जेन्युइनली एब्डोमिनल स्कैन की जरूरत है। सो दिस एक्चुअली इज एन एग्जाम दैट दे वांट टू सी कि कौन कितने फोकस्ड तरीके से पेशेंट को देख के चल रहा है। You cannot get every investigation in every patient if she is presenting with a mass, which you also know, you have proven in your history examination that this is not a malignant mass. It doesn't have any mets. आप उसके RFTs मैम के वेट लॉस की हिस्ट्री जो ये पेशेंट दे रही है तो फिर तो इसके थायराइड भी कराओ, फिर तो उसके आप पैराथायराइड हार्मोन्स भी करा लो, फिर तो आप इसके एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स भी करा लो, फिर तो देखो बॉडी में तो फिर 1000 चीजें हैं। यू हैव टू रूल। यही तो आपका कमाल होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए किसमें क्या कराना है। सो हर एक में हर इन्वेस्टिगेशन नहीं करा लेंगे, प्लीज यू हैव टू बी एब्सोल्युटली फोकस्ड। यही तो सारा एग्जाम है। एंड देन यू आस्क फॉर ट्यूमर मार्कर्स सो मेनी, वजह ma'am, because it is included in my differential diagnosis, could be there could be ovarian mass in could be benign or malignant, so it is included my differential diagnosis, so I want to rule out it. नहीं, उसके लिए आपको ये कहना चाहिए था क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन था वो था ज्यादा फाइब्रॉइड की तरफ। वो आपने एग्जामिनेशन जो बताया वो आपने कहा कि लोअर लिमिट वाज Ma'am, नॉट it is firm, मतलब cystic also in consistency, not totally firm, so that's तो why उस सूरत it could में इफ यू आर नॉट श्योर व्हाट टाइप ऑफ मास इट इज, तो Yes. आपको कहना चाहिए कि माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड अपॉन माय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। क्या पेशेंट जब ओपीडी में आता है आप उसे इन्वेस्टिगेशंस नहीं, एडवाइस करते हो? first ultrasound. तो आपके तो फर्स्ट लिस्ट ऑफ ट्यूमर मार्कर्स थे जो अगर आप जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी नहीं होते, अगर आप बाहर के अस्पतालों से कराओ बाहर की लैब से, तो कम 20 से 25,000 का खर्चा तो उसका वहीं बन गया। एंड देन यू आस्क फॉर सीटी स्कैन। व्हाट डू यू थिंक, इस मरीज में सीटी स्कैन होना चाहिए था? Ma'am, on my actually patient is giving me history of CT You scan. That's cannot why. ask that. You cannot ask that. अगर पेशेंट ने कह Okay. दिया कि उसका सीटी हुआ है इसलिए मुझे सीटी दे दे, you need to know yourself. Do you really need report of CT at this time? बता दो। अगर इसने ना बताया होता तो क्या आप मांगते? No, ma'am. I only want further investigation after ultrasound report. Yes, good. अब ठीक जवाब दिया। तो आपने मरीज का मिनिमल खर्चा कराना है, आपने अस्पताल का मिनिमल खर्चा कराना है, आपने इस तरह नहीं करना। इंस्टेड ऑफ ट्यूमर मार्कर्स अगर आप AMH के साथ FSH LH प्रोलैक्टिन मांग लेते तो वो मुझे ज़्यादा खुशी होती। हस्बैंड सीमेन एनालिसिस आपने बिल्कुल ठीक मांग लिया।
और उसके अलावा अगर कभी इसका स्टेरोसल्पिंगोग्राम या कोई ट्यूबल टेस्ट हुआ है वो मांग लेते तो ज़्यादा खुशी होती। अगर आप पैप्समेयर की रिपोर्ट मांग लेते तो ज़्यादा खुशी होती। अगर आप प्रीवियस लेप्रोटमी की नोट्स मांग लेते तो वो और भी ज़्यादा, और बायोप्सी रिपोर्ट स्पेशली तो वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता। तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो आपने असल में बात ये है कि आप बुक्स के हिसाब से चल रही हो, आपने चलना है प्रैक्टिकली। आपने देखना है कि मरीज को क्या है और आपने किस तरह लेके चलना है, और उस बेचारी का कम से कम खर्चा और अपने अस्पताल का भी। तो आपने हर चीज़ हर एक में नहीं। बाकी जो बात रह गई सीटी नहीं सॉरी चेस्ट एक्सरे, ईसीजी और आरएफटीज की, वो काम हमारा नहीं है। वो एनेस्थीसिया वालों का है, उनका दिल करेगा वो कराएंगे। अब 39 ईयर ओल्ड मैम में बहुत हैरानकुन मैम बात इसमें होगी। चेस्ट एक्सरे में एज माय पेशेंट इज गिविंग मी हिस्ट्री ऑफ पास्ट हिस्ट्री ऑफ निमोनिया, सो वी कैन ठीक है, अगेन इट्स जस्टिफाइबल ना। बट 39 ईयर ओल्ड में अगर एनेस्थेटिस्ट भी ईसीजी कराता है ना सर्जरी से पहले, तो मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा, मैं क्या कहूँ, आई डोंट नो। एक ऐसी पेशेंट हु इज 39 ईयर ओल्ड, हु इज नॉट डायबिटिक, नॉट हाइपरटेंसिव, और कोई ऐसा मसला नहीं है, और उसकी अगर एनेस्थीसिया फिटनेस में वो ईसीजी लिख के जाते हैं, तो ये एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तो अजीब सी बात है। सो यू कैन नॉट से कि फॉर एनेस्थीसिया, वो एनेस्थीसिया वालों को पता है कि उन्होंने किस में क्या कराना है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से नहीं करना कि वो हो। तो आपने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड मांगना है। अल्ट्रासाउंड पेल्विस, आई डोंट थिंक एब्डोमेन की जरूरत है। अगर एलएफटी नॉर्मल आ गया है तो क्यों। यूरेटर में अगर आपने कुछ देखना है, देखो अगर उसको, मेरे ये सजेशन है कि अगर उसको कोई उस तरह के मसले नहीं है कि यूरिन से रिलेटेड, तो देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग इनटू दैट सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। हाउएवर अगर जाना ही है तो फिर केयूबी कह दो, उससे ज़्यादा नहीं। और सो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और विद के अल्ट्रासाउंड पेल्विस विद केयूबी कह दो। और then your further investigations will depend on the ultrasound report, and if examiner asks what are the further investigations, you will say that after ultrasound report I will decide if I need the tumor markers or not, and also I will decide after my tumor marker report and my ultrasound report that whether CT is needed or not. ठीक है, that will be your answer. I hope अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। यस गुड। मैम मैंने जानबूझ के आपको TSH दो और तीन चीजें दी प्रोलैक्टिन खराब। सॉरी, TSH prolactin at that time, is it necessary in this patient? Because देखो TSH आप अनएक्सप्लेन्ड सबफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी वालों में करा भी लेते हो, लेकिन इफ शी डजंट हैव ma'am, सिम्टम्स as my ना patient भी is करो। giving me history of mass before, having history of laparotomy, also giving history of mass, so we know the cause is there. Then why we are going for prolactin and TSH in this patient? नो नीड एक्चुअली, ठीक है ना भी कराओ, इट्स जस्टिफाइबल। लेकिन ये है कि एफएसएच एलएच जरूर करा लो आप। और वैसे प्रोलैक्टिन इसलिए भी करा लेते हैं कि एक बेसलाइन हर सबफर्टिलिटी वाले में आ जाए तो Ma'am, उसमें आ जाए। I have presented this case like this case anywhere, and madam asked from me, you will do FSH LH at that time as your patient came with lower abdomen pain. So FSH LH, we need to wait for the second cycle for this FSH LH. एग्जैक्टली, So तो that's सेकेंड ईयर why. साइकिल का मांगोगे। Okay, if patient have no this report, so we will go only for anti-mullerian hormone in this यस, case. इसका जवाब आपका ये होगा कि शी इज 39 years of age, only AMH is not much sensitive to find the ovarian reserve. So it's better if I have FSH and the antral follicular count report on ultrasound. So altogether, these 3-4 things make the will be more confirmatory for the ovarian reserve. So for that, yes, second day FSH is good if she can get it done, or if she has previously done second day FSH, I would like to see that, and then her AMH and the antral follicular count. Okay. ठीक है, तो ये आपका रिप्लाई होगा इसमें। ठीक है, गुड। सो मैंने आपको जानबूझ के सुनीता 2-3 चीजें इसलिए गलत दी ताकि हमारी उस पर डिस्कशन हो जाए, जैसे कि HB9 दे दी, ताकि एग्जैक्टली पता हो HB9 हो या कम हो तो उसमें आपने क्या करना है। तो आपने उसके अंदर RBC इंडिसेस और पेरिफेरल स्मेयर्स जरूर मांगना है, और अगर शक हो तो आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस मांगना है, HB का इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन इसमें तो मैंने आपको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक वाली पिक्चर ही दे दी थी। देन और सारे इंडिसेस लो दे दिए थे। देन आई गेव यू HCV पॉजिटिव, जिसमें आई वांटेड LFTs मांगो, आपने अच्छा किया उसी वक्त मांग लिया। बट उसके अलावा आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कहने की जरूरत नहीं थी, KUB सिर्फ कह देते और अल्ट्रासाउंड पेल्विस। देन जो थोड़ी सी बात गलत होगी वो याद रखना, ट्यूमर मार्कर्स आपने अल्ट्रासाउंड से पहले नहीं मांग लेने, स्पेशली जिस
केस में एम्बिग्विटी हो। जो तो बिल्कुल ही आपको सी ओवरी का केस लग रहा है उसमें तो चलो कोई बात नहीं, उसमें तो बिकॉज आपका डीडी में जा ही ओवेरियन मैस रहा है, या पेशेंट ही सी ओवरी की बैठी हुई है जो खुद कह रही है कि मुझे कीमो हो रही लग रही है, या फिर वो एसाइटिस और उसके साथ बैठी हुई है जिसमें यू नो दैट यू नीड टू गेट ट्यूमर मार्कर्स डन, तो वो और बात है। तो फिर आप ट्यूमर मार्कर्स और सीटी भी उसमें मांग सकते हो। बट हाउएवर इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी और इफ यू हैव टू मेक अ डीडी दैट इट्स एन ओवेरियन मास ओब्लिक फाइब्रॉइड, उसके अंदर योर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हैव टू डिपेंड ऑन योर अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ, एंड देन नेवर फॉरगेट अबाउट द प्रीवियसली डन लेप्रोटमी रिपोर्ट्स Yes. एंड नोट्स एंड देन पैप स्मेयर। ठीक है, Okay. गुड, चलो सो आई थिंक वी कैन गो अहेड विद द मैनेजमेंट। अपने पेशेंट के अल्ट्रासाउंड की हमें रिपोर्ट बता दो ताकि हम मैनेजमेंट डिस्कस कर लें। मैम इसकी जो अल्ट्रासाउंड शोज द एक मिनट, यस, एचएसजी का भी किसी ने जिक्र किया, वो भी जी। uterus enlarged bulky 10.5 into 5 into 6.1 centimeter, hyperechoic area in the anterior wall suggesting the seedling fibroid, and there is cystic area in the left adenoma 16.6 into 13 centimeter with internal echoes and septation, solid areas 2.1 into 2 centimeter. और दूसरी ओवरी? वो मैम रिमूव है इसकी पेशेंट की। अच्छा, वो स्कैन पे भी एट्रोजेनिकली जी। एब्सेंट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो इट्स इन द लेफ्ट एडेनेक्सा और उन्होंने अलग से सेपरेटली ओवरी पे कोई कमेंट नहीं किया, राइट? जी। वेरी गुड। और सो नाउ मैनेज योर solid areas was present. और मैम Yes. हर ट्यूमर रिपोर्ट बीटा SCG and alpha fetoprotein all were normal. LDH CA125 was 325. ठीक है, आप कौन कौन से मांगोगे ट्यूमर मार्कर्स इसमें? Ma'am, as my patient is 39-year-old, I will inquire all the tumor markers. वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट, यही रिपोर्ट है। उसके बाद व्हाट Sir, एल्स डू यू नीड? I want to know the CT scan report as a patient having a complex cyst with the solid areas and CA125 325. तो क्या थी सीटी की रिपोर्ट? CT scan report also showing the हाँ, left adenoma the solid cum cystic lesion with septation and extending into the hemipelvis. And solid area 1.6 into 1.8 centimeter and mass size was 13.2 into 11.7 into 13.2 centimeter. ठीक है। And and uterus heterogeneous enlarged with hypodense area. What do you want to see in your CT scan report? Otherwise, आपने CT मेरे से मांगा, why you asking me CT? I want to know the extension size of the mass, origin of the mass, and its nature, and any peritoneal metastasis and the lymph node, lymphadenectomy and fat tissue plan. ठीक है, so now manage your case. I will counsel the patient regarding the diagnosis that most probably it is the malignant malignant pathology, further confirm after the histopathology report. Because it is the patient, I will also involve the multidisciplinary team, including the me gynecologist and the oncologist and the tumor board. For this patient to that this mass is most likely the malignant condition. So my plan will be the total abdominal hysterectomy with left salpingo-oophorectomy because मैम यही इसकी मैनेजमेंट पे ही तो मजा मतलब हो रहा था कि ये क्योंकि मैलिग्नेंट कंडीशन लग रही थी तो अब पेशेंट मजा आ रहा था। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ठीक बात है, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग केस जो आप लाए हो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, नो डाउट। अच्छा हो गया ले आए हो। देखो द थिंग इज कि आपने तो बोल दिया, पहली लाइन बोल दी अटेंडेंट्स को बुला के दैट मोस्ट प्रोबब्ली इट्स अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। आगे बोलते बोलते आपने बोल दिया टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी विद बायलैटरल सल्पिंगोफरेक्टमी। उस नौबत को सुनने से पहले शायद पेशेंट को या किसी ना किसी खानदान में को हार्ट अटैक हो सकता है। हालांकि जब उसकी हिस्टेरेक्टमी हो गई और
बायलैटरल सल्पिंगोफरेक्टमी भी हो गई, तो जब हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आई तो पता चला वो तो था एंडोमेट्रियोसिस। 2 लोग तो फैमिली में वैसे ही हार्ट अटैक का शिकार हो गए, मरीज की वैसे ही यूट्रस सब कुछ निकल गई, मैम फ्रोजन सेक्शन वाली हम बात। चले गए जेल में, ऐसे नहीं, ठीक है ना, ये नहीं थी बात। 39 ईयर ऑफ एज पेशेंट जो कि सब फर्टिलिटी का केस है, शी इज गॉट मास, नो डाउट हर CA125 इज 325, कम ऑन 325 तो एंडोमेट्रियोसिस में भी होता है ना, ठीक है। तो इफ इट इज इवन देखो लेस देन 1000 है, 500 से कम तक तो एंडोमेट्रियोसिस में हो सकता है, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस पेरिटोनियल इरिटेशन करता है जिसकी वजह से CA125 बढ़ जाता है। Yes, ma'am. CA125 is a very insensitive sort of investigation to declare or to say, even to use a word of CA or malignancy in front of a patient. Ma'am, सिर्फ actually solid CA125 की areas जो was report है, present. That's why I am worrying about that. ये भी नहीं कहना, या तो कहो कि Okay. हाईली वेस्कुलर मैस आ गया। देखो सिस्टिक सॉलिड कंपोनेंट्स तो आपको डर्मोइड में भी शायद मिल जाए, आपको एंडोमेट्रियोसिस में भी मिल जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, अगर स्पेसिफिकली डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे उसने कहा है हाईली वेस्कुलर मैस, देन आई एम वरीड, या सीटी पे मेट्स आ गए, देन आई एम वरीड। आप कहोगे कि आई वुड लाइक टू counsel my patient and attendants that a mass comes out to be a complex mass, and one tumor marker is slightly raised. However, it does not have that sensitivity of proving it to be tumor, to be malignant, because the ultimate report depends on the histopathology report. And this is how you will counsel patient and attendants actually as well, ठीक है ना। But as this ultrasound and the CT is showing solid components and my M score for the cyst is high, as CA125 is high, I would like to involve an oncologist as well. Now there are two options. Definitely surgery after treating her anemia, etc., etc. Yes, the options will be surgery has to be done either to remove the mass, secondly to do the clearance surgery, which will depend on the report. So I would like to keep a frozen section available, and I would like to discuss with the patient specifically that if intraoperatively, if in frozen section, if it comes out to be malignant, then clearance surgery is the ultimate treatment for her, because one ovary is already absent. In the second ovary there is a mass, and that mass has to be removed intact, so the better option will be this option. And but then again, if it is just 1A1 stage, then we can even do the removal of that. But again, है ये एक ओवरी, दूसरी ओवरी का तो पता ही नहीं है, हमने ओवरी तो पूरी रिमूव भी कर देनी होती है, तो और मैम mass is huge, 13.2 into 11 centimeter mass. यस, सो वो हो जाएगा। उसके बाद वैसे तो यही वाली सारी फाइंडिंग एब्सेस में भी होती है, खैर चलो वो और बात है, क्योंकि जितनी पेन आप बता रहे हो ना, पेशेंट किसी और तरफ ज़्यादा जा रही थी। चलो ठीक है, एनीवेज ये इस तरीके से हमने प्रोसीड करना है फ्रोजन सेक्शन अरेंज करके। और इंट्राऑपरेटिवली आप बेशक उसको एग्जामिनर से पूछने की जरूरत नहीं है, उससे एंडोमेट्रियोसिस बनाओ, सिस्टेक्टमी करो, एडिजियोलाइसिस करो, ट्यूबल पेटेंसी मेंटेन करो, और इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी उसको आप IUI के लिए प्लान कर लो। तो however, if she is that painful कि उसने आपको स्पेप स्मेयर भी नहीं अलाउ किया, सर्वाइकल एग्जामिनेशन, वो स्पेकुलम एग्जामिनेशन भी अलाउ नहीं किया, तो इसमें थोड़ा सा खदशा जाता है टुवर्ड्स एंडोमेट्रियोसिस की साइड, एब्सेस की तरफ भी जाता है, पेल्विक एब्सेस, ट्यूबोवेरियन मास या ट्यूबोवेरियन एब्सेस की तरफ। सो उसके अंदर भी इसी तरह सॉलिड सिस्टिक कंपोनेंट्स मिलते हैं, उसके अंदर भी CA125 ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आपका TLC भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आप इसको उस तरफ भी लेके, वो अभी आपके DD में आ सकता है अगर एग्जामिनर चाहे तो। ये केस इज गोइंग टुवर्ड्स द ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस आल्सो, बट इट इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स एनी टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी, ठीक है। तो पहली लाइन में तब तक हम तो मैलिग्नेंसी का लफ्ज ही नहीं यूज करते जब तक कि हमारे हाथ में हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट ना आ जाए। यहाँ तक कि इवन हाईली वेस्कुलर मैस भी हो तो हम यही कहते हैं कि in her ultrasound there is a solid cystic component which is a complex cyst, her tumor marker is slightly raised, and the mass is highly vascular. ये attendants को हम बता रहे हैं, as the mass is highly vascular, I would like to keep a frozen section arranged, and if in frozen section again the report comes out to be malignant, then I would like to do the clearance surgery. If it doesn't come out to be malignant, then I will just remove the cyst and proceed. If you don't have a facility of frozen section, या फिर एग्जाम में आप फ्रोजन सेक्शन की बात ही भूल जाते हो, तो फिर आपने परेशान नहीं होना,
आपने कहना है कि इंट्राऑपरेटिवली मैंने देखा, मुझे malignant लगा, तो I would like to discuss the options with the patient's attendants, but however, as a patient is under anesthesia, so I would not like to do the clearance surgery at this moment. I will just take biopsy, close the patient, take her back to the post-op, we'll wait for biopsy. After 10 days, biopsy comes. If it comes out to be malignant, then I will take her back to the operation theatre and we'll do the clearance surgery after consent. Okay? So this is how will you go. Somebody is saying that CT guided biopsy. CT guided biopsy जो है ना वो I don't think and I will not recommend. उसकी वजह ये है कि फिर spillage हो जाएगा. Not necessarily. Abscess के अंदर history of fever होना बहुत ज़रूरी नहीं है. जो chronic abscess बन जाते हैं उसके अंदर patient pain ही के साथ ज़्यादा present करती है, weight loss के साथ. However उसकी कुछ sick सी look भी होती है, off and on fever भी हो सकता है. लेकिन अगर fever नहीं है तो वो rule out नहीं हो जाता बिल्कुल भी. It seems to be endometriosis. Yes, ma'am. Previous histopathology में hemorrhagic cyst ही थी जो इसीलिए हमें मतलब endometriosis और malignancy में differentiate नहीं हो पा रहा था. ये बहुत confusing होता है. Endometriosis overlap करते हैं सारी investigations with the malignancy. TB overlap करता है, इसमें TB में भी CA125 ज़्यादा होता है. इसी तरह की फाइंडिंग्स होती हैं ट्यूबरकुलस मास की भी, बल्कि अनफॉर्चुनेटली ट्यूबरकुलस मास में तो कई दफ़ा साइटीज भी होती है. और उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली ये कि ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट ही और है, क्योंकि देखो ना ट्यूबरकुलोसिस में तो आप सर्जरी कर ही नहीं सकते. अगर टीबी के पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ तो ना सिर्फ आप एग्जाम में फेल हो बल्कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी फेल हो, क्योंकि फिर टीबी के पेशेंट की अगर सर्जरी हो जाए तो वो इतना फ्रेजाइल टिश्यू होता है कि इट कैन इवन एंड अप इन फिस्टुलास. सो वो भी काफ़ी सोच समझ कर करना होता है. तो उसमें फिर यही होता है कि if you really think or if you are thinking more towards tuberculosis, then there is no harm in getting her TB test done and then go ahead with that. And ma'am, if patient this is a benign cyst, most likely if endometriosis, so how we conserve this ovary and in this huge mass? Benign cyst? Yes, this is a good question. This is a good question. This is a hemorrhagic cyst. Yes. It is impossible for us. कि ओवेरियन रिजर्व भी ना खराब हो. आप उनसे कहोगे कि मैंने प्री ऑपरेटिव ओवेरियन रिजर्व कराया AMH, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि उसका क्या है. आई वुड लाइक टू डिस्कस विद द पेशेंट. अगर तो वह हेमरेजिक या बिनाइन सिस्ट है तो दो ऑप्शंस है. एक तो ये कि इफ आई रिमूव हर सिस्ट कंप्लीटली तो अल्टीमेटली उसको ओवेरियन रिजर्व कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है. तो इफ शी सेज दैट इट्स अ बिनाइन सिस्ट तो मैं सिर्फ उसको ड्रेन कर दूं या उसको कम्प्लीटली रिमूव ना करूं ताकि ओवेरियन रिजर्व बच जाए. एंडोमेट्रियोसिस के अंदर जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है वो ये है कि इफ पेशेंट इज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड विद ओवेरियन रिजर्व and you are doing a surgery with the ovarian cyst, then it's better not to remove the cyst completely so as to keep her ovarian reserve better. ठीक है? I hope you understand that. Meaning कि if there is endometriosis in already an ovarian reserve compromised patient, then it's not necessary to do complete cyst removal so as to conserve her more of her ovarian tissue. ठीक है? इसके अंदर अब यही होता है कि अगर इस तरह का मसला है तो AMH हमने पहले कराया. अगर तो वो पहले ही ओवेरियन कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर तो हम ऑब्वियसली उसकी पूरी रिमूवल ही बेहतर है. अदरवाइज उसका चाहे पार्शियल रिमूवल करके उसके एग्स स्टिमुलेट करके फ्रीजिंग ऑफ एग तो नहीं, मैरिड के अंदर तो ओवेरियन एम्ब्रियो फ्रीजिंग इज अ बेटर ऑप्शन. वो पहले ही कर दे और फिर उसकी कंप्लीट रिमूवल ऑफ सिस्ट करते हैं. अदरवाइज ये है कि फिर यू कैन टॉक टू द पेशेंट के फिर अगर मैं कंप्लीट रिमूवल करूंगी तो मार्केडली उसका ओवेरियन रिजर्व कम हो सकता है. Okay. ठीक है. Somebody is asking about 40 years nulliparous multiple fibroids. आप उसकी मायोमेक्टमी करोगे? You will conserve her uterus because she wants to conceive. Or yes, no. In this type of patient, both FSH and AMH are important. At times, FSH is normal, but normal in a way that upper normal, but AMH is very low. So हमें exactly उसके ovarian reserve का पता करना है. She is 39. हमने उसको आगे बताना है कि वो आगे
किस कैटेगरी में लाई करती है, उसका किस पास कितना टाइम है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम उसकी सर्जरी करने जा रहे हैं, अगर हम उसका एमएच नहीं कराएंगे तो पोस्ट ऑपरेटिवली अगर एमएच बहुत लो आएगा तो पेशेंट क्लेम कर सकती है कि बिकॉज ऑफ योर सर्जरी माय ओवेरियन रिजर्व गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है ना। तो प्री ऑपरेटिवली ही अगर बेसलाइन एमएच हो तो हमें काफी हेल्प कर सकता है जी। और कुछ, आई होप सुनीता को क्लियर हुई होंगी कुछ बातें। Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for giving me precious time. चले, आई ट्राइड कि आपकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए, इसलिए मैंने आपको काफी 2-4 और इन्वेस्टिगेशंस भी दे दी। थैंक यू। वैसे सुबह में भी HCV पे थोड़ा मैं सोच रही थी कि PCR नेक्स्ट मांगना है, भूल गई थी, तो आपने पीसीआर आप जैसे मांग लो, बट अच्छा ये कि नहीं भी मांगना तो मेडिसिन वाले मांग लेंगे, लेकिन एलएफटी जरूर मांगो। और अगर एलएफटीज भी डिरेंज आते हैं या पीसीआर में ज्यादा मसला आ जाता है तो फिर आप अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन फॉर लिवर एको टेक्सचर कह सकते हो। बट अगर एलएफटीज नॉर्मल हैं तो आप बस अपना कैसे अपने रीजन में ही रहो, पेल्विस में ही रहो। थैंक यू मैम, आपने कंसीडर की मेरी समरी को। नहीं, मोस्ट वेलकम। हम इसीलिए तो करते हैं सारी क्लासेस को, ऐसी बात। मैम इस पेशेंट में प्रोलैक्टिन आपने करवाया है, तब करवाएंगे आप? यार मैंने तो सब फर्टिलिटी की बेसलाइन की वजह से करा लिया। इफ यू डोंट वांट टू गेट इट डन ना भी कराओ, लेकिन एक होता है ना, एक उसका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से हम एफएसएच एलएच प्रोलैक्टिन एक बेसलाइन करा लेते हैं, तो देयर इज नो हार्म। लेकिन इसके अंदर एफएसएच एलएच और एएमएच तो जरूर कराना है। और बेटर इफ यू इन अल्ट्रासाउंड एज वेल यू टॉक अबाउट द एंट्रल फॉलिकुलर काउंट आल्सो। मैम अगर हमारे पास कोई इनफर्टिलिटी का केस आता है, मैम मेरा ये पूछना था कि जी मिस शी हैज ऑलरेडी मैम एक ओवरी ऑलरेडी एब्सेंट है और सेकंड में भी सस्पेक्शन है, तो क्या मैम ओवेरियन रिजर्व अगर फॉर एग्जांपल हम इसके ओवम वो सेव कर सकते हैं जैसे आईवीएफ के लिए? देखो ये मैं कह रही हूँ कि जो मैरिड पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ओवम सेव करने के बजाय एम्ब्रियो फ्रीजिंग इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि फ्रोजन एम्ब्रियोज आर डेफिनेटली ऑफ बेटर क्वालिटीज देन फ्रोजन एग्स। फ्रोजन एग्स की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। अनमैरिड में तो मजबूरी होती है ना कि उसमें एग्स ही फ्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रीजिंग ऑफ एग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी दैट गुड। हाउएवर एम्ब्रियोस फ्रोजन जो है वो बेहतर होते हैं। तो अगर मैरिड पेशेंट है और उसके अंदर ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है या लेटर ऑन आपको पता है कि आपको इसकी क्लियरेंस सर्जरी करनी है या वो कीमो पे जा रही है, तो आप उसका ओवा लेके उसके एम्ब्रियोस बना के फ्रीज कर लेते हो। मैम इसकी टाइप ऑफ सर्जरी बता दें, एंडोमेट्रियोसिस की समझ नहीं आई, क्लियरेंस किस तरह करनी है? एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है तो उसमें तो सिस्ट वॉल रिमूव कर तो एक्ससिजन करनी होगी ना उसकी? जी बिल्कुल, सिस्टेक्टमी करेंगे ना, और एडहेसिवलाइसिस करेंगे और ट्यूबल पेजेंसी में लेन करेंगे। मैडम आपने कहा पार्शियल सिस्टेक्टमी कर दें, पार्शियल मैडम आपने कहा शायद सिस्टेक्टमी कर दें। इन केस वो आपने पूरी बात सही सुनी, इन केस उसका ओवेरियन कॉम्प्रोमाइज हुआ है एंड यू सी दैट इट्स 16 सेंटीमीटर सिस्ट ऑलरेडी, और जब आप ये पूरी निकालोगे ऑलमोस्ट पूरी ओवरी निकल जाएगी, ओनली अ रेमिनेंट ऑफ द टिश्यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। In that case, compromising with her ovarian reserve totally, it's better अगर आप उसका ovarian reserve रखना चाहो तो initially you don't need to be that enthusiastic कि आप पूरी ovarian cyst निकालो, यहाँ तक कि उसकी पूरी एक ही ओवरी बची हुई है वो भी निकाल दो। मैम इसको फिर सर्जरी का नाम मतलब जैसे स्टेजिंग नहीं बोलेंगे, एक्सप्लोरेटरी नहीं, अगर हमें पता नहीं ट्यूमर जैसे किस। Correct. And when you do exploratory laparotomy or just laparotomy, then you will take the washing as well. बिकॉज पेल्विस में पहुंचने और इंस्पेक्शन से पहले हम वॉशिंग ले लेंगे, उसके बाद हम पेल्विस में जाके सारी इंस्पेक्शन करेंगे। मैम ये पेशेंट सब फर्टिलिटी का भी है, तो इसमें थायराइड प्रोफाइल का कोई रोल होगा कराने का? अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी में हम थायराइड प्रोफाइल जरूर करा लेते हैं, बट इफ वी नो द कॉज फॉर हर सब फर्टिलिटी एंड देयर आर नो सिम्टम्स ऑफ थायराइड, देन अगर आप ना भी कराओ तो ठीक है, बट अगर आप करा लेते हो तो भी जस्टिफाइबल होता है कि एट टाइम्स एसिम्प्टोमेटिक थायराइड एब्नॉर्मेलिटी भी कर सकती है। बट इफ पीरियड्स आर नॉर्मल, उसके ओवा वगैरह भी बनते रहे हैं, तो फिर आपको कराने की जरूरत नहीं है। अनएक्सप्लेन में करा लो फिर भी, ठीक है। चलो ग्रेट, ओके, गुड लक। इंशाल्लाह जिसका एग्जाम रह गया इस हफ्ते
तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत दुआएं हैं सबके लिए, इंशाल्लाह पास हो जाओ सारे। तो कोई क्वेश्चंस हो आप बेशक ग्रुप में पूछ लो, बट वो यही होता है कि लाइव जो आंसर्स हैं वही बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, सो गुड लक। मैडम इसमें हम एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। एक्सप्लोरेटरी ओके। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम जी ये भी एक चीज और बता दें, अभी आपने जरूर। सिस्ट की ड्रेनेज की भी बात की थी, तो क्या हम इसमें ड्रेनेज भी कर सकते हैं? क्योंकि अब ये तो बार बार मैं बताऊंगी, एंडोमेट्रियोसिस में नो डाउट कंप्लीट रिमूवल ऑफ सिस्ट इज अ मस्ट। हाउएवर सिर्फ उस केस में कि दूसरी ओवरी पहले ही एब्सेंट है। इस ओवरी में आपको लग रहा है कि पहले ही ओवेरियन टिश्यू बहुत कम बचेगा, यहाँ तक कि उसका पूरा ओवेरियन रिजर्व कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। उस केस में आप सिंपल सिस्ट या हेमरेजिक सिस्ट कि उसकी सिस्ट वॉल निकालने में कहीं उसकी पूरी ओवरी ना निकल जाए, या इवन इन एंडोमेट्रियोसिस में पार्शियल सिस्टेक्टमी, ताकि उसका ओवेरियन रिजर्व कायम रहे। अदरवाइज एक नॉर्मल पेशेंट में जिसमें दूसरी साइड की ओवरी ठीक है, इस साइड की, तो फिर आप कंप्लीट रिमूवल ऑफ द सिस्ट करते हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। थैंक And यू। can we say it You're like a welcome. ovarian reconstruction surgery? No, this is not an ovarian reconstruction surgery. ठीक है, ovarian reconstruction is absolutely a different thing. We don't need to talk about it anywhere at the moment. ठीक है? Thank you, ma'am. You're welcome. God bless you. Okay, good luck. Hafiz.